हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स गुरु। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज काइनेमेटिक्स। दिस इज द चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। यानी आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा है बहुत डिटेल में वो वेक्टर्स है, उसके सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखा है। आप उसमें बिल्कुल, लेकिन ये कि सीक्वेंस में देखिएगा, है ना। मैंने उस थंबनेल में सारी चीज़ें लिख रखी हैं तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब जब थंबनेल देखेंगे तो वेक्टर सीरीज़ 1 2 3 इस तरह से वाई सीरीज़ है, उसमें वेक्टर्स 1 2 3 4 इस तरह से बिल्कुल सीक्वेंस में है वो। और जहाँ मैंने थ्योरी डिस्कस की है वहीं साथ साथ मैंने प्रॉब्लम भी डिस्कस किया है, तो आपको हर वीडियो में थ्योरी के साथ साथ अच्छी खासी प्रॉब्लम्स भी मिल जाएगी, जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरा एडवाइस ये है कि आप उन सारे वीडियोस को बिल्कुल सीक्वेंस में देखें। ऐसा नहीं कि रैंडमली आप कोई पिक कर लें। हाँ, अगर आपने पहले से पढ़ रखा है कोई टॉपिक, वे जैसे वेक्टर्स में मान लीजिए आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ रखा है और आप स्केलर प्रोडक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो आप जस्ट जाइए थंबनेल में देखिए कहाँ स्केलर प्रोडक्ट लिखा हुआ है। आप उस वीडियो को जस्ट ऑन कीजिए, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है वेक्टर्स प्रॉपरली, तो फिर मेरा एडवाइस ये है कि आप उसको बिल्कुल सीक्वेंस में देखें, यानी वेक्टर 1 से वीडियो 1 2 3 इस तरह से। और तो चलिए, वो मतलब वेक्टर्स हमारा फिनिश हो चुका है। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स। इसमें भी पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि काइनेमेटिक्स फॉर्मली स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें एक्चुअली जो काइनेमेटिक्स वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलके बना है। द फर्स्ट थिंग इज, द फर्स्ट पार्ट इज काइन एंड दिस इज मैट्रिक्स, है ना। द काइन मीन्स मोशन, राइट, और मैट्रिक्स मतलब मैथ्स होता है। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स, तो ये बेसिकली मैथ्स है। यानी इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैथ्स ऑफ मोशन विदाउट केयरिंग अबाउट द कॉज ऑफ मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि इस चैप्टर में हम लोग पार्टिकल्स के उन वेरिएबल्स को देखेंगे जिसमें मोशन होगा। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, स्पीड, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो मोशन उस बॉडी में आया कहाँ से, उस मोशन का कॉज क्या है, वो इस चैप्टर में हम लोग नहीं पढ़ेंगे। वो इसके बाद वाले चैप्टर्स में है, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉज ऑफ मोशन, है ना। कि फोर्स जो है वो मोशन क्रिएट करता है। कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उस बॉडी को मूवमेंट दिलाने के लिए, उस बॉडी को मोशन देने के लिए यू नीड टू अप्लाई ए फोर्स। तो खैर ये अलग पार्ट है, हम लोग डिस्कस करेंगे कि फोर्स का क्या क्या इफेक्ट्स होता है। तो बट स्टिल इस चैप्टर में हम लोग फोर्स के बारे में कुछ नहीं पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होगा कि एक बॉडी रेस्ट में होगी या मूव कर रही होगी, एक स्टेट से एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे गई, कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ वेलोसिटी होगा, तो उन सारी चीज़ों को हम निकालेंगे। भाई उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि काइनेमेटिक्स में जो मोशन होता है वो कितने तरह का है। तो जो सबसे ईजीएस्ट है बेसिकली, जिसको आप बोलते हो वन डायमेंशन मोशन, तो ये होगा मोशन इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन मतलब अराउंड ए स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस हो सकता है, और बल्कि इंक्लाइन भी हो सकता है। मान लीजिए कि कोई ऐसा कोई इंक्लाइन प्लेन है, राइट, और इस पर आप कोई ब्लॉक रख दो ऐसा, ठीक है ना। और ये अभी मैं फ्रिक्शन वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल स्मूथ है, तो इट विल मूव लाइक दिस। तो ये मोशन उसका किस में होगा, वन डायमेंशनली तो होगा ना। तो ये याद रखिए कि वन डायमेंशनल मोशन का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि वो पर्टिकुलरली सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही मूव करे। इट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन। अब वो स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस हो सकता है, वाई एक्सिस हो सकता है, जेड एक्सिस होता है। स्पेस में कोई भी स्ट्रेट लाइन आप ले लो तो इस केस में वो आ जाएगा वन डायमेंशनल मोशन, राइट। और इसमें इसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं, और मोर टेक्निकल वर्ड में अगर आप कहिएगा तो दिस इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिलिनियर मोशन, है ना। दिस इज रेक्टिलिनियर मोशन। इसके बाद इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आप बढ़ाइएगा तो आपके पास आ जाएगा टू डायमेंशन मोशन, ठीक है ना। मोशन इन प्लेन, ठीक है। इसका एग्जांपल तो हम लोग पढ़ेंगे मोशन इन वन डायमेंशन में। द पार्टिकल विल बी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अब वो चाहे एक्स एक्सिस मान लें या वाई एक्सिस मान लें, कुछ भी मान लें, लेकिन इसमें हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि वन डायमेंशनल मोशन क्या है। टू डायमेंशनल मोशन में हम लोग पढ़ेंगे। इसका एग्जांपल बताओ आप, अगर आपके दिमाग में है पहले से बात। तो मोशन इन ए प्लेन का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका जो एक तो सर्कुलर मोशन हो गया, ये मोशन इन ए प्लेन है कि नहीं। एक्स एक्सिस में भी बॉडी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है। तो दिस इज ऑल्सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन इन ए प्लेन।
और प्रोजेक्टाइल मोशन जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी आपने किसी पार्टिकल को फेंका यहाँ से ऐसे, ठीक है ना, किसी एंगल पे, तो इट विल मूव लाइक दिस। तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो मोशन इन ए प्लेन, इसी का एग्जाम्पल है, राइट, क्लियर है। और जो थर्ड पार्ट है वो है आपका 3D मोशन। तो 3D मोशन बेसिकली वो गैस के पार्टिकल्स में होता है। आपने पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे केमिस्ट्री में कि गैस के पार्टिकल्स का जो मोशन होता है वो रैंडम मोशन में होता है, कैन मूव अलोंग एनी डायरेक्शन, वो 3D मूवमेंट होता है बेसिकली, ठीक है। सो इसमें इस पर्टिकुलर चैप्टर में ये मोशन तो नहीं है, बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे 1 डायमेंशन मोशन एंड 2 डायमेंशन मोशन, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आइए नेक्स्ट पार्ट ये है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में वी आर गोइंग टू डील विथ वेरियस वेरिएबल्स, यानी कई वेरिएबल्स से हम लोग का वास्ता पड़ेगा इस चैप्टर में। वो सारे वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, जाहिर बात है कि सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 डायमेंशनल मोशन ही। आप जस्ट फॉर कन्वीनियंस अगर हम उसको एक्सेस मान लें, तो पार्टिकल अगर मूव करेगा, मान लीजिए पी से वो पार्टिकल क्यू पे गया, तो इसकी पोजीशन चेंज होगी। तो पोजीशन इज अ वेरिएबल। जब पार्टिकल मोशन में होता है तो उसकी पोजीशन क्या होती है, पोजीशन फिक्स तो नहीं होती है ना। तो पोजीशन एक वेरिएबल हुआ, फिर उससे डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो भी वेरिएबल होगा, पार्टिकल अगर मोशन में है। तो जो वेरिएबल्स से हम लोग इसमें डील करेंगे, यानी जो क्वांटिटीज़ के साथ हम लोग प्ले करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, वो क्वांटिटीज़ क्या क्या है ज़रा देख लीजिए। नंबर 1 इज़ पोजीशन, 2 इज़ ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट, 3 डिस्टेंस, ठीक है। 4 में आपका स्पीड आएगा, स्पीड में दोनों चीज़ें आ जाएंगी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो घबराइएगा मत, अभी जस्ट मैं लिखा रहा हूँ, दिस इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन कि भाई हम लोग पढ़ेंगे क्या इस चैप्टर में। ये लेंदी चैप्टर है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा, इसमें कई सारी वीडियोज़ आएंगे और काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स इसमें आते भी हैं एग्जाम में, और हम खुद भी डिस्कस करेंगे। यानी ऑलमोस्ट आपका जो वैरायटीज़ इस पर आता है या आ चुका है या आने वाला है, वो सब कोशिश करेंगे हम इसमें कवर कर लें, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ हम इसमें छोड़ने नहीं जा रहे हैं, इसलिए बहुत डिटेल में इस चैप्टर को भी हम डिस्कस करेंगे और आप खुश हो जाएंगे। बेसिकली आप चाहे मतलब कि कहीं से भी आप किसी का नोट्स उठा के देख लेंगे, चाहे कोटा, दिल्ली, जो बेस्ट नोट्स होगा उससे भी आप कंपेयर कर लेंगे, स्टिल मैं उनसे भी ज़्यादा आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है ना। और बहुत जी जान से बना रहा हूँ, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को आप लाइक करने के साथ साथ शेयर भी किया कीजिए। उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाइए जहाँ ये इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, और बिल्कुल शेयर कीजिए खुल करके, ताकि उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचे जो जाहिर बात है कि इतना कॉस्टली एजुकेशन अफोर्ड नहीं कर सकते, यानी कोटा, दिल्ली वगैरह जा करके नहीं पढ़ सकते, तो उन तक कम से कम आप पहुँचाएँ, ठीक है ना। क्वालिटी वाइज आप कंपेयर कर सकते हैं कि ये किसी कहीं से भी कम नहीं होने जा रहा, बल्कि जो बेस्ट कंटेंट आपको मिल सकता है, इवन कोटा की बेस्ट, कोटा क्या मैंने पूरे इंडिया में जो बेस्ट कोचिंग है उससे जो बेस्ट कंटेंट आपको मिल सकता है, उससे भी ज़्यादा मैं यहाँ प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जस्ट ट्रस्ट मी। तो इस तरह से ये स्पीड हो गया। फिर आपको मिलने जा रहा है वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी दोनों चीज़ें होंगी, एवरेज, तो ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी में भी 2 पार्ट्स हैं, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एंड देन यू हैव 6 एक्सेलरेशन। यहाँ भी आपके 2 पार्ट्स मिलेंगे, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो दीज आर द वेरिएबल्स वी आर गोइंग टू डील विथ इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग इन सारे वेरिएबल्स से डील करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। पोजीशन वेक्टर हमने पढ़ा है और कई क्वेश्चन भी हमने किए थे, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में भी पढ़ चुके हैं इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियो को जाकर देख लें। आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज इन दोनों को कंबाइन करूँगा मैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मैं इसे मिटा दूँ, राइट, ठीक है। बहुत डिटेल में समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगुलर सिस्टम बना लूँ। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एंड सपोज दिस इज द ओरिजिन, जो कि आपका रेफरेंस पॉइंट है। हम लोगों ने डिस्कस किया है डिटेल में कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को आपको अगर स्पेसिफाई करना है तो आपके पास एक रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है, अदरवाइज आप किसी पार्टिकल की पोजीशन को यूनिकली लोकेट नहीं कर सकते कि वो पार्टिकल कहाँ पे। तो यू नीड टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, फॉर लोकेटिंग अ पॉइंट इन स्पेस। अगर आप स्पेस में किसी पॉइंट को लोकेट करना चाहते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन, तो उसके लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है। तो वो रेफरेंस पॉइंट हम यहाँ ऑरिजिन लेते हैं, राइट। अब देखिए, एक पॉइंट हमने लिया, एक पार्टिकल लिया जो कि पहले वो पॉइंट पी पे,
देयर इज ए पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज एट द पॉइंट P। क्लियर है? और अभी ऐसे रहने दिए, दिस इज द पॉइंट P। वो पार्टिकल मूव कर करके पॉइंट Q तक आता है। क्लियर है ना? अब ये इसके पास P से Q जो मूव किया है, यानी P से Q जो उसका मूवमेंट हुआ है, उसमें उसने 3 डिफरेंट पाथ्स लिए हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, जैसे आप उसको ऐसे समझो, एक पार्टिकल है, पहले वो P से Q गया इस पाथ से, इसको पाथ नंबर 1 कह सकते हैं आप। इसके बाद उसने कुछ इस टाइप का पाथ लिया, दिस इज पाथ नंबर 2, और तीसरा पाथ उसने कुछ ऐसे लिया, दिस इज पाथ नंबर 3। हो सकता है एक पार्टिकल एक ही मूवमेंट को 3 बार अलग अलग पाथ से वो मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग भी जाते हैं, सपोज के लिए कि यहाँ से किसी जगह जाना है आपको, किसी पर्टिकुलर स्टेट, या यहाँ सपोज के लिए हमको स्टेशन जाना है नहीं? तो स्टेशन जाने के लिए हमारे पास डिफरेंट रूट्स है। एक कोशिश हमेशा क्या करता है आदमी कि शॉर्टेस्ट रूट जो है अडॉप्ट करे, लेकिन मान लीजिए उसमें कहीं जाम लग गया, आपको ट्रैफिक जाम है बहुत ज़्यादा, फिर आपको दूसरे पास से जाते हो, तो एक ही रास्ता, मतलब एक डेस्टिनेशन को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आपके पास कई पाथ्स हो सकते हैं। तो वही हुआ है, एक पार्टिकल P से Q जो है वो 3 डिफरेंट पाथ्स उसने चूज़ किया है जाने के लिए। एक बार वो पाथ नंबर 1 अडॉप्ट करता है, पाथ नंबर 1 से गया, दूसरी बार पाथ नंबर 2 से गया है, और तीसरी बार क्या गया है वो पाथ नंबर 3 से। अब आपने जो डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था पिछले वीडियो में, जब हम पढ़ चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट बेसिकली होता क्या है। डिस्प्लेसमेंट में पार्टिकल के पाथ से कोई मतलब नहीं है। डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं? इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन से मतलब है बस, और आप कनेक्ट करो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन विद बाय अ वेक्टर, एक वेक्टर से हम उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि तीनों पाथ के लिए, यानी P से Q जो पार्टिकल मूव किया है, उसमें 3 पाथ उसने चूज़ किया, 3 अलग अलग पाथ से हो गया है। तीनों पाथ के लिए डिस्टेंस क्या है, सेम है कि डिफरेंट है? तो इन जनरल क्या होगा, डिस्टेंस जो है वो डिफरेंट आएगा। अगर पाथ का लेंथ एग्जैक्टली सेम है तो अलग बात है, अदरवाइज जो पाथ का लेंथ आता है वो अलग अलग आता है। तो इस केस में अगर आप कहोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस पार्टिकल फॉर पाथ 1, फॉर पाथ 2, फॉर पाथ 3, दे आर नॉट गोइंग टू बी सेम, वो सेम होने नहीं जा रहा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं डिस्टेंस के लिए S सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी हम लोग पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो इसके लिए मैं डेल्टा R यूज़ करूँगा विथ वेक्टर साइन, और ये चूँकि स्केलर है तो फिर मैं S लिखूँगा। तो इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में डिस्टेंस फॉर पाथ नंबर 1 जो है, it is not equal to distance for path number 2 and it is also not equal to distance for path number 3। अब इसका ये मतलब बिल्कुल मत समझिएगा कि कभी भी 2 अलग अलग पाथ जो है उसका डिस्टेंस सेम होगा ही नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सपोज कर लीजिए कि एक पार्टिकल, मैं ऐसे बता दूँ, एक सर्किल ले लीजिए आप सपोज, और एक पार्टिकल जो है A से डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट B पे आता है। अब वो चाहे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, याद रखिएगा बिल्कुल सेंटर से पास कराइए, ठीक है ना, ये सेंटर है, तो जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे गया। तो अब अगर ये पार्टिकल A से B आने के लिए चाहे ये रास्ता है अडॉप्ट करे, चाहे ये रास्ता अडॉप्ट, रास्ता तो दोनों डिफरेंट है, ये 1 और ये 2, लेकिन क्या दोनों में डिस्टेंस डिफरेंट होगा? सेम होगा। तो जैसे एक एग्जांपल मैंने दिया कि ये मत समझिएगा कि भाई जैसे ही रास्ता आपने बदला तो डिस्टेंस अलग हो गया, ऐसा कोई जरूरी नहीं। इस केस में सेम भी हो सकता है, लेकिन इन जनरल मैं बात कर रहा हूँ, इन जनरल डिफरेंट पाथ्स के लिए डिस्टेंसेस जो है वो अलग अलग होते हैं, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस एक ऐसी क्वांटिटी है विच इज़ पाथ डिपेंडेंट। पाथ का लेंथ जैसे बढ़ेगा डिस्टेंस बढ़ जाएगा, पाथ का लेंथ छोटा होगा डिस्टेंस घट जाएगा। तो डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, ठीक है। और डिस्टेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, उसको आप समझ लीजिए। डिस्टेंस को डिफाइन कैसे किया जाता है, क्या है, अगर पार्टिकल P से Q जाता है तो इट इज द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल इन दैट मूवमेंट। तो मैं यह लिख रहा हूँ कि एक्चुअल में डिस्टेंस होता क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल, ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह लीजिए, एन ऑब्जेक्ट और ए पार्टिकल बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2 पॉइंट्स। मैं उसमें लिख नहीं रहा हूँ, अंडरस्टूड है कि एक पार्टिकल A पॉइंट से B पॉइंट में जाए या P पॉइंट से Q पॉइंट पे जाए, उसके बीच में जो उसने रास्ता तय किया है उसका टोटल लेंथ जो होता है, दैट टोटल लेंथ इज कॉल्ड द डिस्टेंस। बिल्कुल क्लियर हो गया, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर
ऑब्टेन्ड बाय, कैसे मिलता है ये? ऑब्टेन्ड बाय, अब जाहिर है कि वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन विद एरो, ये होता है ना। तो इन सारे जिसम यानी P से Q जाने में आप चाहे कोई भी पाथ अडॉप्ट कर लो, कोई भी पाथ आप चूज़ कर लें, उसमें जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो क्या होगा? वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हैज़ टू बी द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूँ तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमेशा स्मॉलेस्ट डिस्टेंस के बराबर होगा। स्मॉलेस्ट में कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है कि भाई पार्टिकल ने इस पाथ को अडॉप्ट ही नहीं किया हो। स्मॉलेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा P से Q जाने का, वो शॉर्टेस्ट पाथ ही डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। तो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जो हम ज्वाइन करते हैं यही डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर है। अब अगर उसमें एरो लगा देंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? तो इट इज़ अ वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजिशन to the final position of the particle, to the final position of the particle। ठीक है ना? देखो ये वेक्टर है। वेक्टर जाहिर बात है कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपने लिख दिया कि इट इज़ अ वेक्टर ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग द इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन कर दीजिए बाय ए वेक्टर, और वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा टुवर्ड द फाइनल पॉइंट होता है। ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो ये है हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप समझ लीजिए कि मैं इसको लिखा दूँ कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। अब एक एक चीज़ मैं वो लिखाऊंगा नहीं, लेकिन अंडरस्टूड है कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो दिस इज द स्मॉलेस्ट, बल्कि शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या डिस्टेंस कह सकते हैं या पाथ कह सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और पाथ कनेक्टिंग इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। ठीक है? तो दैट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। जो सबसे कम दूरी वाला जो पाथ होगा, और वो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, जो सबसे कम दूरी वाला डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कह सकते हैं आप उसको। तो इस केस में अगर अब मैं उसके अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं कि तीनों, चाहे पार्टिकल इधर से आया हो या इधर से आया हो या इधर से आया हो, इन तीनों पाथ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट होता है क्या है? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से थ्रू ए वेक्टर ज्वाइन कर देते हैं। तो वो जो वेक्टर होता है वही रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट। तो उसके हिसाब से चाहे ऐसे आओ इधर से आओ, डिस्प्लेसमेंट कभी चेंज होगा? इट विल नेवर चेंज, बिकॉज आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट अगर फिक्स्ड है तो डिस्प्लेसमेंट हर हाल में फिक्स्ड हो जाएगा, बिकॉज वो पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। उसको कोई मतलब नहीं कि आपने कौन सा पाथ अडॉप्ट किया है, आप कितना घूम के जा रहे हो। वो सिर्फ क्या करेगा? स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देगा बाय इस वेक्टर, वही वेक्टर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो चाहे आप ऐसे आएँ तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, आप इधर से आएँ तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, अगर आप इधर घूम के आएँ तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, इन ऑल द केसेस, अगर आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट फिक्स्ड है तो फॉर दिस केस वी कैन राइट डाउन कि डिस्प्लेसमेंट फॉर द पाथ 1 से अगर आप गए वो तो डेल्टा R1 होगा, इट इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर द पाथ 2। आप चाहे 2 से अगर आए हैं तब भी डिस्प्लेसमेंट यही होगा, डिस्प्लेसमेंट को पाथ से मतलब ही नहीं है। एंड इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट फॉर द पाथ 3, यानी चाहे आप किसी भी पाथ से जाएं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इफ द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर फिक्स्ड देन डिस्प्लेसमेंट इज गोइंग टू बी दी सेम। क्लियर हो गया? अब अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फॉर द गिवन पॉइंट्स, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स, इन दोनों में क्या रेशियो? अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, ये रहा डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड S और ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। तो हम जानते हैं कि देखिए फिगर खुद बता रहा है कि डिस्टेंस या तो बड़ा होगा या बराबर होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, क्योंकि जो सबसे छोटा होता है उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, जो स्ट्रेट पाथ से आप ज्वाइन करते हो। तो डिस्टेंस हैज़ टू बी आइदर ग्रेटर दैन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि फॉर गिवन पार्टिकल व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस बाय डेल्टा आर, है ना? ये रेशियो आपको पता है, निकालना है, लिखा जाएगा और ऑप्शन दे देगा दिस इज ग्रेटर दैन 1, लेस दैन 1, ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और D0।
है ना, इज इक्वल टू 0 सपोज, ये रेशियो क्या होगा? तो ग्रेटर देन तो अगर मैं आपसे कहा जाए कि इसमें सिर्फ सिंगल ऑप्शन करेक्टली कहा जाए कि कोई सिंगल ऑप्शन चूज़ कीजिए जो सारे केसेस को कवर कर ले, तो आप अगर अलग अलग चूज़ करेंगे तो ग्रेटर देन तो होता ही है, हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन चूज़ करना है जो आपके सारे उसको सेटिस्फाई कर दे सारे केसेस को, तो वो आपका ये वाला है। इसको अगर आप डेल्टा आर से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एस बाई डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड दोनों साइड डिवाइड कीजिए तो राइट साइड में क्या आएगा, दिस इज़ 1, इट इज़ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्वांटिटी से आप डिवाइड कर सकते हो दोनों साइड, इनइक्वालिटी नहीं बदलती, पता ही है आपको। तो ये हो गया आपका कि यानी डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का जो रेशियो होगा इट इज़ इधर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इस पर कुछ क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक पार्टिकल है जो ए से बी गया है थ्रू दिस पाथ, इसके थ्रू नहीं गया, ये कहीं सेंटर है और रेडियस इसका आप आर मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, रेडियस इसका आर है, सर्किल सेमी सर्किल दिया रखा है। तो पार्टिकल का जो मोशन है वो डायरेक्टली ए से बी नहीं गया है, इट हैज़ गॉन थ्रू दिस पाथ, इसमें हमने एरो दिखाया है, सेमी सर्कुलर पाथ को अडॉप्ट करते हुए गया। आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। अब मैं चूँकि एरो नहीं दे रहा हूँ तो यहाँ मैं मैग्नीट्यूड का ही रेशियो पूछ रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत कीजिए कि इसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होगा नहीं होगा। मैं वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। जितना भी क्वेश्चन अभी मैं करूँगा उसमें डायरेक्शन नहीं पूछने जा रहा हूँ। जहाँ मुझे डायरेक्शन पूछना होगा तो मैं क्लियरली मेंशन कर दूंगा कि आप इसमें डायरेक्शन भी बताएं। क्लियर है बिल्कुल। जब तक मैं क्लियरली मेंशन ना करूँ तो आप यहाँ समझिए कि मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ और डिस्टेंस तो खैर स्केलर है ही। तो अब मुझे आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू निकालिए। अब इसमें 4 ऑप्शन वो दे सकता है कुछ भी, तो लेट्स फाइंड आउट। अब आप देखिए कि इस केस में डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। डिस्टेंस होगा टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, पार्टिकल ऐसे मूव किया है और ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का लेंथ कितना होता है पाई आर। क्लियर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए इसी पाथ का, मैग्नीट्यूड सिर्फ। तो डिस्प्लेसमेंट कहता क्या है कि आप इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से डायरेक्टली ज्वाइन कीजिए जस्ट थ्रू ए स्ट्रेट लाइन। तो जब स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करेंगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा टोटल, ये भी आर और ये भी आर, तो r प्लस आर ये हो जाएगा 2r। अब इन दोनों को वैल्यूज को यहाँ पुट कर लीजिए, मुझे रेशियो निकालना था। तो डिस्टेंस आया है पाई आर एंड डिस्प्लेसमेंट इज 2r, आर और कैंसिल, सो द आंसर इज पाई बाई 2। क्लियर है बिल्कुल। अब अगली बार वो पार्टिकल कुछ ऐसे, यानी पहले मैं कर लूँ सर्किल बना लेता हूँ, दिस इज अ सर्किल, ठीक है ना, एंड पार्टिकल हैज गॉन फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू जस्ट हियर बी पॉइंट, यानी क्वार्टर ऑफ ए सर्किल कंप्लीट किया है, यानी सर्किल का 1/4 आप कह सकते हैं 1/4, और वो मूव किया है वही अगेन थ्रू दी सर्कमफ्रेंस, ऐसे जो कर्व पार्ट है उसके थ्रू मूव कर रहा है वो। तो ये रहा सेंटर, रेडियस आर दे रखा है ना। इसमें भी आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, निकालिए। तो डिस्टेंस क्या होगा ज़रा बताओ। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, ये 1/4 ऑफ ए सर्किल है, ए से बी गया है, डिस्टेंस तो पूरा पाथ ही निकाला होगा ना। तो ये फुल सर्किल होता है, हम जानते हैं कि 2 पाई आर इज द फुल सर्किल, और ये फुल सर्किल का 1/4 है। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4 से, तो 2 पाई आर बाई 4। सेमी सर्किल होता है तो 2 से डिवाइड करते हैं, पाई आर हो जाता है। जब सेमी सर्किल होता है तो क्या करते हैं, 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करते हैं। ये आपका जस्ट एक क्वार्टर है 1/4, तो 2 पाई आर को 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 to the 4। तो डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है पाई आर बाई 2, दिस इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट ज़रा निकालिए कितना होगा डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकलता कैसे है, क्या तरीका है, आप इस पॉइंट को इस पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्ट कर दीजिए ऐसे। तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली ए बी, यहाँ भी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, दिस इज सिंपली ए बी। और डिस्टेंस में बेसिकली वो क्या है, वो आपका इस टाइप से आएगा, जो पाथ मूव कर रहा है, ए से बी जा रहा है लेकिन कर्व के थ्रू, और ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इज सिंपली ए बी का मतलब होगा कि मुझे इसका लेंथ निकालना है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। आप देखें गौर से, राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये आर भी मालूम है और ये आर भी मालूम है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई कर सकते हो हाइपोटेन्यूज के लिए, बिकॉज ए बी जो है इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है ना। आप इस दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर बेस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं इस हिसाब से निकालूँ तो जो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कह सकता हूँ।
So this is equal to under root 2r square, right? And now this is equal to r root 2. ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट. अब इनका रेशियो निकाल लो आप. तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट, मैं रेशियो निकालने जा रहा हूँ. डिस्टेंस कितना आया है? पाई r बाई 2 और डिस्प्लेसमेंट आपका आया है r रूट 2. तो r कैंसिल. सो द आंसर इज पाई बाई 2 रूट 2. क्लियर है? अब एक अच्छा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो भी. अब देखिए, अब इसमें क्या है कि ये फिर मैं सर्किल ही ले रहा हूँ, ठीक है. ये सेंटर ही रहा, ऐसे कर लेता हूँ मैं. दिस इज द सेंटर. और अब पार्टिकल जो जा रहा है, दिस पॉइंट इज ए, यहाँ से मूव करता हुआ कोई यहाँ आया है, वो पॉइंट बी तक है ना. और ये एंगल जो है, अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूँ ऐसे, नाउ दिस एंगल इज सपोज 120 डिग्री. मैं इसको थीटा के टाइम में निकाल के कोशिश करूँगा सॉल्व करने के लिए, ताकि जनरल रिजल्ट आपके पास आ जाए. अदरवाइज ये 120 डिग्री, ठीक है ना. बल्कि मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, जस्ट थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ. स्पेशल केस के लिए आपसे मैं सॉल्यूशन मांगूंगा स्पेशल केस के लिए. लेकिन बहरहाल थीटा की वैल्यू अभी मैंने 120 रखा है. वैसे इन टर्म्स ये जनरल वैल्यू आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ थीटा. इसमें भी आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें मैं अलग अलग पूछ रहा हूँ जान करके, कि पहले आप इसमें डिस्टेंस निकालिए कितना होगा, एंड देन डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद जब ये दोनों फाइंड आउट हो जाए तो आप रेशियो बड़ी आसानी से बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बता सकते हैं, लेकिन इनिशियली दोनों को अलग अलग निकालना है. तो अब ये बड़ा आसान है सॉल्व करना, मैं अलग से कर रहा हूँ. देखिए, ये जो सर्किल होता है ना, सर्किल का जो ये पेरीमीटर है, जिसको आप सर्कमफ्रेंस बोलते हो, तो सर्कमफ्रेंस का लेंथ कितना आता है? 2 पाई आर. 2 पाई आर में वो कितना एंगल कवर करता है? 360 डिग्री. 360 डिग्री का मतलब हो गया 2 पाई एंगल. तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई 360 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे सर्किल का पेरीमीटर होता है, इट इज़ 2 पाई आर. क्लियर? तो थीटा का कितना होगा? थीटा अगर डिग्री में हो तो मैं वैसे निकाल लूँगा. दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर बाई 360 डिग्री इंटू थीटा. तो अब ये एक वैल्यू है, मैं इसको काट दे रहा हूँ. 2 से एक कीजिएगा तो 180 आ जाएगा. दैट मीन्स आंसर इज कमिंग आउट टू बी पाई आर बाई 180 इंटू थीटा. ये है आपका, जिसको आप एस कह सकते हैं, डिस्टेंस. थीटा के टर्म, अगर वो थीटा कवर करेगा, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ से ए रखा और यहाँ आप आए बी, और ये थीटा एंगल, तो थीटा में ये जो डिस्टेंस होगा जिसको आपने एस माना है, दिस इज एस डिस्टेंस, यही एस यहाँ पे इतना है. अब अगर मैं थीटा की वैल्यू 120 डिग्री पुट कर दूँ तो देखिए क्या रिजल्ट आता है. तो देखिए पुट करता हूँ मैं, एस की वैल्यू पाई आर बाई 180 इंटू थीटा की वो वैल्यू मैं 120 डिग्री जो मैंने दिया है उसको मैं यहाँ ले रहा हूँ. दिस इज 120. 0 0 कैंसिल, 6 से काटिए, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 3 ज़ा 18. तो एस की वैल्यू यहाँ आ रही है 2 पाई आर बाई 3. 2 पाई आर बाई 3. क्लियर? बिल्कुल, और आसान है, बहुत ही ईजी है. यहीं आप पुट कर देते तो यहीं से डायरेक्ट आया था, लेकिन मैं थीटा के टर्म में लिख के दिया है. और ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास है, आप चाहो तो इसको याद कर सकते हो कि अगर ये थीटा दिया रहेगा एंगल में, तो आप किसी भी एंगल के लिए वो जो डिस्टेंस वाला पार्ट है ना, वो आप निकाल सकते हो. आप इसमें बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हो कि अगर थीटा 90 डिग्री होगा, तो बल्कि थीटा को अगर 180 करोगे तो देखिए जैसे ही 180 करेंगे तो 180 कैंसिल, लेंथ आ जाएगा पाई आर. और हम जानते हैं कि थीटा 180 का मतलब क्या हुआ कि सेमी सर्किल हुआ. 180 का मतलब कहाँ पे आएगा? आधा सर्किल का लेंथ कितना होता है? पाई आर. पाई आर यहाँ से आ गया. जैसे ही थीटा 180 पुट कीजिएगा तो 180 कैंसिल, तो थीटा 180 के लिए लेंथ कितना आना चाहिए? पाई आर आना चाहिए. पाई आर आ गया. थीटा जब आप 360 कीजिएगा, जैसे ही आप 360 करेंगे तो 360 का मतलब फुल सर्किल, तो उसके लिए आंसर कितना आना चाहिए? 2 पाई आर. तो देखो यहाँ जैसे ही तुम 360 करोगे तो 360 बाई 180, तो 180 से 360 2 टाइम से कट जाएगा. तो 180 इंटू 360 यानी 180 से आप यहाँ लिखिएगा 360 भी आ जाएगा 2 पाई आर फुल लेंथ. तो कोई भी एंगल देगा तो आसानी से निकाल सकते हैं. 90 डिग्री होगा तो देखिए 90 अगर हम यहाँ रखेंगे तो 90 का मतलब ये वाला पार्ट हो, जो इससे पहले हमने किया था. 90 का मतलब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आ रहा है इतना. तो ये सर्किल का 1/4 है, यानी 2 पाई आर बाई 4. पाई आर बाई 2 आना चाहिए. तो जैसे आप 90 पुट करोगे तो यहाँ 90, ये 180, तो 90 2 ज़ा 180, यहाँ 2 आएगा, पाई आर बाई 2 आ जाएगा आंसर.
तो आप किसी भी एंगल के लिए ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक अच्छा सा इक्वेशन आपको मिल गया, जस्ट कीप इट विथ यू, यूज़ भी करेंगे आप इसको। तो एनीवे हमारा जो डिस्टेंस आया है फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू, डिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दिस इज इक्वल टू 2πr/3। जनरल वैल्यू ये है, याद रखिएगा। अब रहा डिस्प्लेसमेंट का सवाल कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है इसका फॉर दिस एंगल। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है वो देख लो। डिस्प्लेसमेंट इज दिस AB, मैं इसको एरो दे देता हूँ, ये है आपको। अब ये डिस्प्लेसमेंट निकलेगा कैसे, ये एक पार्ट है ना, मुझे ये लेंथ निकालना है बेसिकली, इसी का लेंथ निकालना है AB। तो आप ज़रा सा देखो, बहुत अच्छा है आपके पास, देखिए एक ट्रायंगल तो बन ही रहा है, खूब ध्यान समझिएगा। हालांकि मैंने इसको डिस्कस किया है हमने सब्ट्रैक्शन पार्ट में। और वैसे भी हेड टेल मेथड को आप फॉलो करोगे तो कभी भी ट्रायंगल में आपको कभी आप फंसेंगे नहीं, बहुत ईजिली हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड ट्रायंगल आ जाए, यू कैन ईजिली सॉल्व दैट। अब देखिए इसमें मैं कर क्या रहा हूँ, ये रहा C, एक वेक्टर मैं ऐसे ले लेता हूँ, एक वेक्टर ऐसे ले लेता हूँ, यानी एक CA वेक्टर है, एक CB वेक्टर है और एक AB है। तो ये कुछ इस टाइप का बन रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, दिस इज CA, यहाँ कुछ CB है और ये कुछ है AB, ये है वेक्टर AB। तो अब आप हेड टेल अगर फॉलो करो और ये इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा, ये दिया हुआ है ना। हमें असल में A और B के बीच का, यानी अगर मैं नेमिंग कर दूँ तो देखो क्या होने जा रहा है। इसको आप A मान लो वेक्टर, इसको मान लीजिए B वेक्टर और इसको मान लीजिए C वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिकली मुझे जो AB निकालना है वो C का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो C का मैग्नीट्यूड अगर आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने हेड टेल मेथड बहुत डिटेल में पढ़ा है और काफ़ी अच्छे से समझाया गया वहाँ पे, उसको आप यहाँ अप्लाई कर दो। तो देखो ज़रा सा हेड टेल कौन फॉलो कर रहा है। अगर मैं इधर से जाऊँ तो एक रहा है A वेक्टर और फिर इसके हेड पे इसका टेल है, ये दोनों ऐड होगा, इन दोनों का एडिशन जो होगा वो तीसरा वेक्टर ये वाला होगा यानी ज़रा देख कर लीजिए। ट्रायंगल लॉ भी फॉलो कर रहा है, हेड टेल मेथड से भी फॉलो हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं इसमें कि अगर आप O से A जाएँ, पहले O से A वेक्टर, मैं पहले C से O मतलब मैं C से A गया पहले और इसमें मैंने ऐड किया है A से B। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट के टर्म में अगर आप सोचोगे तो बहुत क्लियर हो गया भाई, मैं C से पहले A गया फिर A से B गया, तो अल्टीमेटली जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या होगा, वो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया विच इज इक्वल टू CB ओवर हियर, है कि नहीं। अब आप जो नेमिंग है वो पुट कर दीजिए, CA को हमने स्मॉल a माना है, AB को हमने C माना है और CB को हमने B माना है, CB इज B। लेकिन इन तीनों में से मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए C। तो C को एक तरफ रखिए और राइट साइड में लिखिएगा, सो दिस इज B माइनस A। मुझे C का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैं देखिए यहाँ ऐसे निकाल रहा हूँ, C के मैग्नीट्यूड में ये मैग्नीट्यूड होगा। और दो वेक्टर के डिफरेंस का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग सम का भी फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, डिफरेंस का भी फॉर्मूला है, दोनों मैं लिख दे रहा हूँ। अगर ये मॉड A प्लस B होता तो ये फॉर्मूला होता आपका, याद होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, वेल नोन है, पैरेललोग्राम लॉ से आया था। ठीक है ना, वेल नोन फॉर्मूला है। इसके बाद हमने डिफरेंस भी समझाया था कि अगर दो वेक्टर्स का डिफरेंस लेना होगा तो उसका फॉर्मूला क्या आता है। तो वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था कि A माइनस B हो या B माइनस A, दोनों का रिलेशन एक ही आता है। और वो रिलेशन कितना था, याद कीजिए, दिस वाज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB कॉस थीटा। यानी इन दोनों रिलेशन में जो डिफरेंस है वो किसके आधार बताओ, 1 और 2 में यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, दैट्स इट। और एंगल थीटा जो है वो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल, तो वो यहाँ भी है, देखिए A और B के बीच का एंगल थीटा दिया हुआ है। तो जस्ट पुट इट, इसको आप ऐसे कीजिए, C इज इक्वल टू अंडर रूट क्या करूँगा मैं, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर। अब एक चीज़ देखिए, इस केस में A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड है क्या, बिकॉज यहाँ तो मैग्नीट्यूड ही पुट करना है ना। A जो है वेक्टर A का मैग्नीट्यूड है और B जो है वो वेक्टर B का मैग्नीट्यूड है, तो यहाँ भी मुझे पुट करना होगा। यहाँ पे फॉर्चुनेटली A का मैग्नीट्यूड और B का मैग्नीट्यूड सेम है। देखिए कैसे, A वेक्टर ये है और ये भी रेडियस है, B वेक्टर ये है और ये भी रेडियस है। भाई रेडियस कहता है किसे कहते हैं, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस कहलाता है। तो यानी A का भी मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है इस क्वेश्चन में, A की वैल्यू भी R है और B की वैल्यू भी R है और दोनों के बीच का एंगल थीटा दिख जाना है, ये भी R है मैग्नीट्यूड वाइज और ये भी R है अगर मैग्नीट्यूड की बात करूँ मैं। तो यहाँ मैं लिखूँगा R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AB यानी 2R इंटू R, अगेन R स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। और ये सब कुछ हम लोग सॉल्व कर चुके हैं वहाँ भी।
अब इस वैल्यू को ज़रा कैलकुलेट करो, देखो क्या आएगा। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r² माइनस 2r² कॉस थीटा, 2r² कॉमन लीजिए, 2r² 1 माइनस कॉस थीटा, यही ना होगा। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है वो देख लो। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। मैं यहाँ पुट कर दूंगा, दिस इज 2r² साइन फिर 2, 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर है बिल्कुल। तो यहाँ से अब देखिए ये कितना आ गया, हटाइए दो बल्कि 2 इंटू 2 4 और 4 का स्क्वायर रूट 2, तो मैं 2 लिखूँगा। r² और फिर स्क्वायर रूट, तो सिंपली r साइन स्क्वायर और फिर स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बाई 2। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ c। यानी ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है? 2r साइन थीटा बाई 2। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज 2r साइन थीटा बाई 2। अब ये जनरल वैल्यू है, यानी ये वैल्यू हमारे पास आई डिस्प्लेसमेंट की। फॉर दिस केस डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इतनी आ गई, और डिस्टेंस का फॉर्मूला इतना आया था, जनरल फॉर्मूला। मैं इसको भी स्टार बना दे रहा हूँ इस केस में, और डिस्टेंस का इतना आया था। तो अगर आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ थीटा, अगर आप छोड़ना चाहते हैं आंसर तो। अदरवाइज फॉर दिस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा वी कैन इजीली फाइंड आउट द रेशियो, हम लोग निकाल सकते हैं आसानी से। और क्योंकि इसका ऑलरेडी हमने निकाल रखा है, कितना आया था? 2πr/3। इसमें s की जो वैल्यू आई है, यानी a से b का जो s निकाला था डिस्टेंस, ये देखिए हमने लिख रखा है, डिस्टेंस इज 2πr/3, दिस इज नोन। अब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, थीटा की वैल्यू पुट करके निकाल लेते हैं कितना आता है। तो इसके लिए मैं मिटा दूँ थोड़ा सा। तो फॉर थीटा मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 2r साइन 120 बाई 2, यानी साइन 60 हो गया, और साइन 60 √3 बाई 2 होता है। तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज 2r इंटू साइन 60, साइन 60 इज √3 बाई 2, 2 टू कैंसिल, दैट मीन दिस इज r√3। ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ गई। तो अलग अलग पहले से पूछा था, मैं लिख दूँ डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ गई? r√3। सो बोथ आर नोन, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप समझ जाना। अब अगर कोई आपसे रेशियो पूछेगा तो रेशियो में क्या करना, जस्ट पुट कर देना। तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का रेशियो अगर पूछा जाएगा, डिस्टेंस इज 2πr/3, 2πr/3 एंड डिस्प्लेसमेंट इज r√3, r कैंसिल, सो द आंसर इज 2π/3√3, ये रेशियो होगा। अब एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन को देकर करके अलग अलग ऑप्शन यहाँ दे सकता है भाई, π/3√3, 2π/3√3, 3π/3√3, मैंने उस हिसाब से आपको कई ऑप्शन वो दे सकता है, एंड यू विल हैव टू फाइंड आउट द आंसर। तो मेरे ख्याल से कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको, क्वाइट इजी। देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ व्हील ऑफ रेडियस r इज रोलिंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P एज शोन ड्यूरिंग द टाइम इट कम्प्लीट्स हाफ रोटेशन। तो मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, बेसिकली समझ लीजिए। तो ये एक व्हील है, एंड दिस व्हील इज रोटेट मूविंग या रोलिंग कह सकते हैं ऑन अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड, एंड दिस पॉइंट इज P। तो आप देखिए जाहिर बात है कि ये पूरा रोल करता हुआ आगे बढ़ता जाएगा। तो ये जो पॉइंट है आप देखिएगा कि जैसे जैसे रोल करेगा, ये अगला पॉइंट, ये सारा पॉइंट ऐसा ऐसा रोड के टच में आएगा। हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा? हाफ रोटेशन के बाद, 1 फुल रोटेशन के बाद तो फिर ये पॉइंट P यहीं पे आ जाएगा। यानी ये अलग बात है कि व्हील आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन एक रोटेशन के बाद तो P पॉइंट को फिर नीचे आना है। लेकिन हाफ रोटेशन की बात हो रही है, तो हाफ रोटेशन में ये व्हील कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, सो दिस इज द हाफ रोटेशन। अब इसमें देखिए एक्चुअली है क्या कि हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा, तो एक कंप्लीट रोटेशन में जितने सारे पॉइंट्स इसके हैं, ये सारा पॉइंट्स क्या होगा, इस पे आता चला जाएगा, सारे पॉइंट्स टच होते चले जाएंगे। और एक फुल रोटेशन में जब ये सारा पॉइंट्स आ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसको जब आप ओपन करोगे पूरे सर्कमफ्रेंस को, पूरे पेरीमीटर को, जो इसका सर्कमफ्रेंस है, तो कितना लेंथ आएगा वो एक रोटेशन में? 2πr। यानी 1 फुल रोटेशन में, मैं यहाँ लिखा दे रहा हूँ कि 1 फुल रोटेशन में जो डिस्टेंस ये आगे बढ़ता है, स्ट्रेट डिस्टेंस जो कवर करता है, इट इज़ इक्वल टू 2πr।
यानी अगर एक रोटेशन कंप्लीट कर लेगा तो इसका जो डिस्टेंस होगा आगे जो फॉरवर्ड मूवमेंट इसका होगा वो कितने के बराबर होगा 2πr, क्योंकि हर पॉइंट जो इसका ग्राउंड से टच कर चुका होगा। अगर मैं सब जगह चौक लगा दूँ या कोई मार्कर लगा दूँ तो सारे पॉइंट्स उसमें आ जाएंगे। यानी जब एक बार अगर सपोज़ कर लीजिए कि आप एक व्हील को अगर आप निकालना चाहते हैं कितना लेंथ है, तो व्हील को आप एक बार पूरे मार्कर से उसका कलर कर दीजिए टोटल, ठीक है ना। तो ऐसा कलर जो ज़मीन पे छोड़ता हुआ जाए उसको एकदम समझिए कि लिक्विड फॉर्म में हो। अब उसके बाद उसको एक रोटेशन दीजिए, तो वो जो कलर का लेंथ आएगा ना, तो वो आप कलर का लेंथ आप मेजर कर लोगे तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 2πr। यानी जितना सर्कमफ्रेंस होगा इसका, जो पेरीमीटर होता है एक सर्किल का, वो उतना ही लेंथ आएगा उसका। क्लियर है। तो चूँकि यहाँ हाफ रोटेशन की बात हुई है, तो हाफ रोटेशन में जाहिर बात है कि इसका हाफ होगा जो डिस्टेंस होगा फॉरवर्ड मूवमेंट। तो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, दिस पॉइंट इज सी, ऑब्वियसली ये सेंटर है। तो ये जो डिस्टेंस होगा दिस इज इक्वल टू πr, यानी फुल रोटेशन में 2πr है, तो हाफ रोटेशन में इट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू πr ओनली। अच्छा, अब ये जो पॉइंट P है ये जब ऑब्वियसली हाफ रोटेशन में यहाँ आ जाएगा, इसको P' बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत। और ये जो डिस्टेंस है टोटल, क्योंकि रेडियस r है, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा वर्टिकल जो है दिस इज 2r। और इस पॉइंट को आप नाम दीजिए Q, कोई दिक्कत नहीं है ना। सपोज करें कि ये Q यहाँ पे था, तो वो हाफ रोटेशन में नीचे आ जाएगा ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन में उसने पूछा है कि इस हाफ रोटेशन में P का जो डिस्प्लेसमेंट है वो निकालिए। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, इनिशियल पोजीशन अभी यहाँ थी स्टार्टिंग पॉइंट पे, और हाफ रोटेशन के बाद वो पोजीशन यहाँ चली आई, यानी P पॉइंट पहले यहाँ था, अब वो यहाँ है। इनिशियल पोजीशन यहाँ पे है, फाइनल पोजीशन यहाँ पे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं, इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से मिला देते हैं बाय ए वेक्टर। तो आप चाहिए तो एक वेक्टर या स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, लेकिन मुझे कहा गया है इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए r। मैं डिस्प्लेसमेंट को r मान लेता हूँ, इसकी वैल्यू क्या होगी ये मुझे निकालना है। तो आप ज़रा देखो कि ये डिस्टेंस मुझे मालूम है, और ये आपका देखिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, दिस इज़ इक्वल टू राइट एंगल ट्रायंगल। यानी P' एंड Q, दिस इज़ फॉर्मिंग राइट एंगल ट्रायंगल। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो इस हिसाब से ये अगर बेस मान लो, अगर ये परपेंडिकुलर मान लो, तो हाइपोटेन्यूज निकल जाएगा आसानी से, एंड दैट इज़ इक्वल टू अंडर रूट, मैं निकाल रहा हूँ, दिस इज़ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस πr है, इसका स्क्वायर कीजिए, और परपेंडिकुलर जो है यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ r प्लस r 2r है, सो दिस इज़ 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, तो r स्क्वायर यहाँ भी आएगा, r स्क्वायर यहाँ भी आएगा, उसको कॉमन लीजिए। तो दिस इज़ r स्क्वायर, और यहाँ का पाई स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी 4, यानी दिस इज़ पाई स्क्वायर प्लस 4। तो आंसर जो आ रहा है r की वैल्यू वो कितनी आ रही है। अब इस r स्क्वायर को बाहर निकालो, रूट के बाहर आ जाएगा, तो ये सिंपली r बचेगा, एंड रूट आंसर आएगा पाई स्क्वायर प्लस 4। तो दिस इज दी मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पॉइंट P। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, r पाई स्क्वायर प्लस 4, r पाई, ये वाला। तो दिस इज़ करेक्ट, मैग्नीट्यूड निकल गया। अब आपसे अगर वो पूछता है कि ये बताइए कि डिस्प्लेसमेंट का एंगल जो है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है, उसका एंगल हॉरिजॉन्टल रोड से या रोड से कितना बन रहा है वो, इस एंगल को आप थीटा मान लो। ये भी आप निकाल के दे सकते हो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में आ जाता तो। हालांकि इसने पूछा नहीं है, बट स्टिल यू शुड नो दिस। इस हिसाब से अगर मैं देखूँ तो tan थीटा की वैल्यू ज़रा देखिए कितना आ रहा है। tan थीटा की वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इज़ 2r एंड बेस इज़ πr, r कैंसिल। तो tan थीटा इज कमिंग आउट टू बी 2/π। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स 2/π। तो दिस इज दी आंसर ऑफ दिस एंगल। एक इंसेक्ट है जो O से इन किया है ना, और वो इस तरह से मूव किया, यानी ये क्रॉल करता हुआ पहले वो O से A तक गया, मैं इस पॉइंट को A मान रहा हूँ, ठीक है ना। फिर A से B गया, ये इधर क्रॉल करता हुआ, रेंगता हुआ, और फिर B से जो है वो C आया इस पॉइंट तक, और यहाँ जाके मानिए कि रुक गया, वो वहीं पर रुका हुआ है। और इस तरह के डिस्प्लेसमेंट देने के बाद आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द इंसेक्ट, ये पूछा गया है। तो आप देखिए ज़रा सा कि असल में है कि इसमें ये जो डायरेक्शन है O से A के लॉन्ग, इसको मैं मान रहा हूँ एक्स एक्सिस मान सकता हूँ। इस डायरेक्शन में आप मान लीजिए वाई एक्सिस, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो देखिए पहला जो मूवमेंट हुआ है बेसिकली वो है आपका O से A। मैं ऐसे देख रहा हूँ, आप इन तीनों को अलग अलग डिस्प्लेसमेंट्स मान सकते हैं। पहला तीन डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं। O से A गया पहले वो, फिर A से B गया है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट है उसका इंसेक्ट का, और फिर B से C गया है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना होगा तो वेक्टर कौन सा होता है इसमें, इनिशियल पॉइंट, फाइनल पॉइंट, यानी ओ से सी को आप मिला दीजिए, तो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट। मैं लिख रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओ सी वैक्टर है, और ये ओ सी डिस्प्लेसमेंट जो है ये 3 डिस्प्लेसमेंट्स का सम है। वो कौन कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी। अब आप डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इसे समझेंगे तो बड़ा आसान हो जाता है। वैसे ये हेड टेल मेथड को भी फॉलो कर रहा है, ऑब्वियसली सबको फॉलो करेगा ही वो सारे रूल्स जो है वेक्टर्स के। सबसे पहला जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो है ओ से ए, और चूंकि ये क्यूब है इसका सब साइड ए के बराबर है, ऑल द साइड्स आर ए। तो ओ से ए जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसका मैग्नीट्यूड तो होगा ए, एंड डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, जिसको हम लोग आई कैप लिखते हैं। वाई के अलोंग जो होगा वो होगा जे कैप, और जेड के अलोंग जो होता है वो होता है के कैप, हम लोगों को पता है। तो ओ ए जो है वो है डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ए है, बट द डायरेक्शन इज अलोंग आई कैप, तो मैं आई कैप लिखूँगा। इसके बाद देखिए फिर वो ए से बी गया है, ए से बी जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है वो भी ए है, बट द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स वाई एक्सिस, तो दिस इज प्लस ए जे। क्लियर है बिल्कुल। एंड द लास्ट डिस्प्लेसमेंट जो बी सी है वो देखिए बी सी जो है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है, ये जेड एक्सिस है वो जेड के पैरेलल है, तो उसको मैं लिखूँगा के। और इसके बाद बहुत ही आसान है, आप लोग जानते हैं कि ये 3 डायमेंशनल वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, या किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आई और जे के फॉर्म में लिखा रहेगा उसको किस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो मैं यहाँ ओ सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहा हूँ। दिस इज़ अंडर रूट एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर कमिंग आउट टू बी, दिस इज सिंपली अंडर रूट 3a स्क्वायर, जिसकी वैल्यू आ जाएगी √3 और a स्क्वायर का स्क्वायर a। सो दिस इज डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड वाइज। पहले वो o से a गया कितना डिस्टेंस, सिंपली a, इसमें डायरेक्शन तो फिर a से तो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस